टॉपिक हमको सीखना है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। वाष्प दाब, तो सुनिए ध्यान से। वाष्प दाब क्या होता है? मान लीजिए एक कंटेनर लिया हमने और इस कंटेनर में हमने पानी रख लिया। यहाँ पे यहाँ तक हमने पानी रखा है और ये कंटेनर क्लोज कंटेनर है, बंद बर्तन है। क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर, बंद बर्तन है, बंद बर्तन। अब और या हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। तो जब हम गरम करेंगे तो लिक्विड वेपराइज होगा, ऊपर जाएगा इसका वेपर। वेपर कहाँ तक? यहाँ तक, सबसे ऊपर वाले पार्ट में आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाले पार्ट में आने के बाद ऊपर तो क्लोज है, तो क्या होगा? वेपर फिर से नीचे लौट के आएगा, सारे वेपर नीचे लौट के आएगा। वे और ये वेपर नहीं, मास आएगा, लिक्विड में कंडेंस हो जाएगा वो। ये मास आके इस सरफेस पे लगेगा, सॉरी एक सेकेंड, इस सरफेस पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो ये लिक्विड सरफेस के ऊपर ये वेपर पार्टिकल्स जब आता है ऊपर से नीचे तो दाब अप्लाई करता है। फिर से बोला, जब लिक्विड को हीट किया जाएगा तो ऊपर जाएगा वेपर बन के, और वेपर फिर से नीचे जब आएगा यहाँ पे तो लिक्विड के सरफेस पर दाब अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, और इसी पे प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। लेकिन एक कब का वेपर प्रेशर है? तो सुनिए ध्यान से। शुरू में जब हम हीट करेंगे तो शुरू में तो वेपर नहीं बना रहेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका ताप बढ़ेगा, तो वेपर भी बढ़ेगा। और जब वेपर बढ़ेगा तो ऊपर से कंडेंस होके नीचे भी आएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा यहाँ पे, जिस रेट से नीचे का लिक्विड, यानी नीचे से जिस रेट से लिक्विड ऊपर जाएगा उसी रेट से वेपर नीचे भी आएगा कंडेंस होके। तो उस टाइम पे ये वेपर के द्वारा जो लिक्विड के सरफेस पे दाब अप्लाई किया जाता है उसी को कहा जाता है वेपर प्रेशर। क्योंकि शुरू में तो कम लिक्विड वेपराइज होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। लेकिन हर एक कंपोनेंट का, जैसे यहाँ पे हमने H2O ले लिया तो इसका वेपर प्रेशर फिक्स है। तो कब का वेपर प्रेशर देखा जाता है? जब इक्विलिब्रियम हो इसके अंदर। और इक्विलिब्रियम का मतलब जिस रेट से लिक्विड नीचे से ऊपर जाए उसी रेट से वेपर भी ऊपर से नीचे आना चाहिए। उस टाइम पे ये लिक्विड के सरफेस पर ये वेपर पार्टिकल्स जब ऊपर से नीचे आएगा तो लिक्विड के सरफेस पर इस पे दाब अप्लाई करेगा, उसी को कहा जाता है वेपर प्रेशर। तो हम अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? द्रव के सतह पर, हिंदी में द्रव के सतह पर वाष्प पार्टिकल के द्वारा, वाष्प पार्टिकल के द्वारा लगाया गया दाब, लगाया गया दाब, लगाया गया साम्यावस्था में दाब, लगाया गया साम्यावस्था, साम्यावस्था का मतलब इक्विलिब्रियम, लगाया गया साम्यावस्था का दाब, वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा, सुनिए ध्यान से। क्या लिखा है? द्रव के सतह पर वाष्प पार्टिकल के द्वारा लगाया गया साम्यावस्था का दाब। साम्यावस्था का मतलब इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसमें इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर निश्चित हो, फिक्स हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure applied by
vapor particles at the surface of the liquid at constant pressure apply with vapor particle at the surface of liquid at equilibrium called as vapor pressure, यानी फिर से समझा रहा, साम्यावस्था में द्रव के सतह पर, यानी यहाँ पे देखिए साम्यावस्था में एक द्रव के सतह पर वाष्प पार्टिकल के द्वारा लगाया गया दाब वेपर प्रेशर कहलाता है। तो अभी इक्विलिब्रियम का मतलब लिख देता हूँ। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ वेपराइजेशन is equal to rate of condensation, rate of vaporization equal to rate of condensation। यानी अगर हम इसको हिंदी में लिखे तो साम्यावस्था का मतलब, साम्यावस्था इसका मतलब है वाष्पन की दर, यानी वाष्प में बदलने की दर, जो वाष्पन की दर ये जो है वो बराबर होगा कंडेंसेशन, संघनन की दर। तो ये हो गया आपका वाष्प दाब का परिभाषा कि जिस रेट से आपका वाष्पन होगा उसी रेट से आपका संघनन भी होना चाहिए। तो अगर इसको फिजिक्स के अगर लॉ लगाया जाए तो ये देखिए ध्यान से, तो फिर से मैं इसको बता रहा, नीचे देखिए इसको और थोड़ा अच्छे से देखते हैं। एक कंटेनर है, यहाँ पे लिक्विड रख दिया और एक बर्तन को बंद कर दिया। तो जब नीचे का पानी जो ऊपर होगा, कोई भी लिक्विड अगर वेपराइज होगा तो यहाँ तक जाएगा, ऊपर बर्तन के ऊपरी पार्ट तक, और कंडेंस होके नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो क्या होगा, मास, और मास जब नीचे आएगा तो किसके थ्रू आएगा, जी के थ्रू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और m इंटू जी को ही कहा जाता है फोर्स। ये मास आएगा तो किसी सतह पे तो लगेगा, यानी सतह यानी एरिया, तो m इंटू जी बाई एरिया यानी फोर्स बाई एरिया, यही कहलाता है आपका प्रेशर। तो ये प्रेशर है क्या, सबसे जब लिक्विड ऊपर जा रहा है वेपराइज होके कंडेंस होके नीचे आ रहा है तो मास आ रहा है, और मास जी के साथ आ रहा है, और ये m इंटू जी, मास जिस एरिया पे आके लगेगा उसी को कहा जाता है प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर, क्योंकि ये वेपर द्वारा लग रहा है तो वेपर प्रेशर। अब देखिए आप कोई भी लिक्विड रखेंगे तो उसका वेट तो लगेगा, और मास तो होगा, तो मास इंटू जी वही तो कहलाता है वेट, और जिस सतह पे वेट लगेगा वही कहलाता है इसका वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एक बर्तन ऐसा है पतली सी, और एक बर्तन है ऐसा चौड़ा वाला, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, और ये भी क्लोज बर्तन है, ये भी क्लोज बर्तन है। इसको भी हम लोग हीट कर रहे हैं और इसको भी हम लोग हीट कर रहे हैं। तो आप मेरे को समझाइए किस केस में वाष्प दाब ज़्यादा होगा। ये पहले वाले तो समझा दिया था मैं कि दोनों में इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला है यहाँ पे, वेपर प्रेशर, एक मिनट इसको याद करें, वेपर प्रेशर का जो एक फॉर्मूला है वो है क्या, m इंटू या m फोर्स बाई एरिया। चलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ,
फोर्स बाई एरिया। तो इस पहले वाले केस में फोर्स कम है क्योंकि कम लिक्विड ऊपर जाएगा, वेपराइज होके कंडेंस के नीचे भी कम आएगा, तो इसमें फोर्स कम है, एरिया भी कम है क्योंकि कम ही लिक्विड नीचे से ऊपर जाएगा, तो ऊपर से नीचे भी तो कम ही लिक्विड आएगा। इस केस में देखिए, इस केस में वेपर प्रेशर कैसा होगा, इधर भी फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इस केस में ज़्यादा लिक्विड वेपराइज होने वाला है, ज़्यादा लिक्विड ऊपर जाएगा, तो ऊपर से नीचे भी तो ज़्यादा लिक्विड आएगा, यानी फोर्स जो है ज़्यादा है। इस केस में फोर्स ज़्यादा, अरे फोर्स ज़्यादा है तो ये एरिया भी तो देखो ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो आपका एरिया भी ज़्यादा है। तो इस केस में फोर्स बढ़ रहा है तो एरिया भी बढ़ रहा है। पहले वाले केस में फोर्स कम है तो एरिया भी कम है। तो ये जो अनुपात है रेशो फोर्स बाई एरिया, तो यहाँ पे पतला बर्तन लेंगे या चौड़ा बर्तन लेंगे, दोनों में फिक्स रहेगा। अब इसमें डाउट है तो पूछिए। तो बोले थे इसमें लिखवाया नोट्स में है कि मतलब वेपर प्रेशर जो होता है वो सरफेस एरिया पर मतलब बर्तन के डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, अरे वेपर प्रेशर कांस्टेंट है, तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है दोनों के केस में वेपर। अरे तो वेपर प्रेशर होता क्या है, वेपर प्रेशर होता क्या है, फोर्स बाई एरिया, तो ये रेशो तो कांस्टेंट ही है ना। वो पतला बर्तन लेंगे या मोटा बर्तन लेंगे, ये रेशो तो कांस्टेंट है। ये जो आप रेशो दिखा रहे हैं फोर्स बाई एरिया, ये तो वैल्यू पतला बर्तन हो या मोटा बर्तन हो, ये तो दोनों केस में कांस्टेंट आ रहा है, तो वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट है। यानी पहले वाले जो वेपर प्रेशर अगर वेपर प्रेशर P1 है और दूसरा वाला वेपर प्रेशर P2 है, तो वेपर प्रेशर P1 इक्वल टू वेपर प्रेशर P2 होगा, दोनों सेम होगा। चलिए चलिए अभी हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम लोग लिखते हैं टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। तो पहला कारक क्या है इसके अंदर, एक सेकेंड, तो इसके अंदर पहला फैक्टर है टेम्परेचर, ताप। पहला फैक्टर है आपका ताप, टेम्परेचर, एक सेकेंड, चलिए ताप। तो टेम्परेचर से क्या यहाँ पे मतलब है, अब देखिए ये पानी ले लिया हमने एक बर्तन में यहाँ पे, और शुरू में टेम्परेचर इसका 0 है, तो बताइए इस पे वेपर प्रेशर होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पे टेम्परेचर में रख दिया 0, टेम्परेचर है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये हम क्या कर रहे हैं, इसी बर्तन को हम टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो अगर ये लिक्विड ऐसा हो कि ये 90 डिग्री सेल्सियस वेपराइज हो जाए, तब तो इसमें लिक्विड ऊपर चला जाएगा, वेपराइज होगा। वेपराइज होके जब ऊपर से नीचे आएगा तो प्रेशर भी अप्लाई करेगा। तो कहा जाता है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए जाएंगे, लिक्विड वाष्प में बदलता जाएगा और उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। तो अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 हो, यानी T1 बड़ा हो T2 से, या मैं ऐसे करता हूँ, या
तो हम लिख सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर 1 होगा वो ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर 2 से। यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। आप देखिए शुरू में पानी को जब हीट किया जाता है कोई वेपर नहीं, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो पानी खौलता जाएगा, बॉयल होते जाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर यानी ताप, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ता है, द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ता है। ऐसा हो गया। यानी अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। चलिए, इसमें डाउट है? अभी हम दूसरा फैक्टर देखेंगे। दूसरा फैक्टर है इसमें बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक, क्वथनांक। तो अब देखिए ध्यान से, मैं दो एग्जाम्पल लिख रहा है यहाँ पे, एक लिक्विड ऐसा, दूसरा ऐसा। पहले वाले को ए, दूसरे वाले को हम लोग बी बोल रहे हैं, और पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट मैं लिख रहा है। इसमें भी एक लिक्विड रखा है और दूसरे कंटेनर में भी लिक्विड रखा है। तो पहले वाले का मैं बॉइलिंग पॉइंट ले रहा कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 है, यानी इसका 80 डिग्री सेल्सियस है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 2 कर रहा था, इसका 90 डिग्री सेल्सियस है। आप मेरे को बताइए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कौन पहले बॉयल होगा, यानी कौन पहले वाष्प में बदलेगा? 80 डिग्री सेल्सियस वाला, क्योंकि ये जल्दी से 80 डिग्री सेल्सियस पहले पहुंचेगा। जैसे 80 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, ये आपका क्या होगा, वो बॉइलिंग दिखाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। तब तक बी तो ऐसे ही रहेगा, कोई वेपर वगैरह में नहीं बदला रहेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। तो हम क्या लिख सकते हैं, जिस द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या ज़्यादा होता है, उसका वाष्प दाब भी, उसका वाष्प दाब भी कम होता है, उसका वाष्प दाब भी, या जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है उसका वाष्प दाब भी कम होता है। ठीक है, यानी इसका उल्टा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो वेपर प्रेशर घटता है। तो इंग्लिश में लिखूँ अगर, तो ऐसे लिखूँगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, एज BP boiling point increases, as boiling point increases vapor pressure decreases। as boiling point increases vapor pressure decreases। तो अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है BP1 जो है वो लेस देन है BP2 से, यानी बॉइलिंग पॉइंट 1 जो है कम है बॉइलिंग पॉइंट 2 से। तब तो हमको लिखना पड़ेगा कि जो वेपर प्रेशर 1 होगा वो ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर 2 से। बोलिए। चलिए अभी हम, हाँ बोलिए, किसी को डाउट है? बोलिए। चलिए तीसरा पॉइंट इसमें आता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी श्यानता, विस्कोसिटी मतलब श्यानता। अब सुनिए ध्यान से, मैं पहले इसमें एग्जाम्पल लिख दे रहा। मान लीजिए यहाँ पे हमने पेट्रोल ले लिया,
देन हमने वाटर ले लिया, उसके बाद हमने मिल्क ले लिया, तो ग्रीस ले लिया और वैक्स ले लिया, मोम। तो आप मेरे को बताइए कौन ज़्यादा फैलेगा, फ्लोडिटी किसका ज़्यादा, फ्लोडिटी फ्लोडिटी जो होगा पेट्रोल का, हाँ पेट्रोल का ज़्यादा होगा। सुनिए इसका ज़्यादा फ्लोडिटी है, तब वाटर होगा, तब आपका मिल्क हो जाएगा, तब आपका ग्रीस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका वैक्स। तो स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में पढ़ाया जाता है कि यदि इसका फ्लोडिटी ज़्यादा है, जब वो आसानी से फ्लो कर रहा है तो उसकी विस्कोसिटी कम, तब तो कम। तो अगर मैं विस्कोसिटी का ऑर्डर लिखूँ तो उल्टा हो जाएगा, सर यहाँ पे पेट्रोल होगा PETROL। तो जो पेट्रोल है उसका विस्कोसिटी कम, उससे ज़्यादा वाटर का होगा, उससे ज़्यादा आपका मिल्क का होगा, देन हो जाएगा आपका ग्रीस, तब हो जाएगा आपका वैक्स, यानी वैक्स का जो है विस्कोसिटी ज़्यादा। अब बताइए जब फ्लोडिटी ज़्यादा है यानी इसका पेट्रोल का, तो अगर हम इसको एक ही बार हीट करना चालू कर दें, सबको हीट करें ऐसा एक ही टाइम पे, तो कौन जल्दी से वेपराइज होगा, पेट्रोल, क्योंकि वो तो पहले से ही फ्लोडिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो जो आसानी से फैलेगा, जब हम हीट करेंगे तो जल्दी से वाष्प में बदल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जिसका फ्लोडिटी ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और या विस्कोसिटी के टर्म में हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे जिसकी विस्कोसिटी कम उसकी फ्लोडिटी ज़्यादा, और जिसकी फ्लोडिटी ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ अगर लैंग्वेज में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो वेपर प्रेशर होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी जिसका विस्कोसिटी कम, यहाँ पे देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका विस्कोसिटी कम उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज कि जिस द्रव का विस्कोसिटी कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी जिस द्रव का विस्कोसिटी कम होगा या कम होता है, कम होगा, उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। बोलिए डाउट है? इंग्लिश में अगर लिखूँ मैं इसको तो मैं क्या लिखूँगा, एज विस्कोसिटी डिक्रीजेज वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। तो मेरे को बताइए ऊपर वाले में वेपर प्रेशर का ऑर्डर हम लोग लिख रहे हैं, वेपर प्रेशर का ऑर्डर, तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो जाएगा पेट्रोल, तब होगा आपका वाटर, तब होगा आपका मिल्क, देन ग्रीस, उसके बाद आपका आएगा वैक्स। बोलिए इसमें डाउट है आबिद? अब हम इसमें टॉपिक सीखने वाले हैं लास्ट इसका, सुनिए ध्यान से। ये लास्ट टॉपिक है, उसको कहा जाता है एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, यानी यदि हम अवाष्पशील विलय मिला दे तब क्या होगा। मैं लिखता हूँ टॉपिक एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल AL है, नॉन वोलाटाइल सॉलिड, यानी अवाष्पशील विलय का मिलना या मिलाना। अब सुनिए ध्यान से,
मान लीजिए हमने दो बर्तन लिया अलग अलग, एक बर्तन यहाँ पे है, एक बर्तन यहाँ पे है, या एक और बर्तन, 3 बर्तन ले लेते हैं। इस बर्तन में हमने प्योर पानी लिया है, पहले वाले बर्तन में मैं नाम लिखता हूँ, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और तीनों को क्लोज कर देते। देखिए आराम से, तो इसमें भी पानी लिया है और इसमें भी पानी लिया है। पहले वाले बर्तन में प्योर वाटर है, यहाँ पे प्योर वाटर, शुद्ध जल। तब तो देखिए जब इसको हम हीट करेंगे तो ये बहुत जल्दी ही ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला है। अब इसी पानी में दूसरे वाले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 ग्राम शुगर डाल दे रहे हैं, शुगर। तो आप मेरे को बताइए शुगर डालने से क्या होगा, शुगर पूरा मिक्स हो जाएगा, पूरे वाटर में चला जाएगा, तब कुछ पार्टिकल इसके सरफेस पे भी रहेंगे। और अब हम इसको हीट करें तो मान लीजिए नीचे एक पानी की बूंद है, यहाँ पे सॉरी, जो पानी है नीचे का ये तो ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन इसके ऊपर तो थोड़ा बहुत तो लोडिंग हो जाएगा ना शुगर डाल देने से। तो पहले और दूसरे के बर्तन के रिस्पेक्ट में बताइए किसमें का जल आसानी से ऊपर जाएगा, पहले वाला, क्योंकि दूसरे वाले में क्या हुआ है, आप शुगर मिला दिए हुए हैं। अगर इसी को मैं दूसरे मीनिंग में समझाऊं तो पहला जो है ना उसमें विस्कोसिटी कम होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला। आप देखे होंगे जलेबी जब बनाया जाता है तो जैसे जैसे हम चीनी डाल देंगे उसका गाढ़ापन बढ़ता जाएगा, यानी विस्कोसिटी बढ़ता जाएगा। तब तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगा तो ये सेकेंड वाले केस का पानी जो है ऊपर आसानी से नहीं जा पाएगा, करेक्ट ना। जब आसानी से नहीं जाएगा तब तो जितने वेपर ऊपर गया ही नहीं रहेगा तो नीचे कंडेंस होके कैसे आएगा। और या दूसरे केस में मैं बोलूँ, अगर मान लीजिए इसमें 50 ग्राम चीनी डाल दिया, अभी बढ़ा दिया 50 ग्राम शुगर डाल दिया, तब तो इसकी विस्कोसिटी और बढ़ जाएगी, ये और ज़्यादा गाढ़ापन हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। तो ये और गाढ़ापन हो जाएगा, यानी विस्कोसिटी के टर्म में बोले तो ये तीसरा जो सोल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी और बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी जब और बढ़ जाएगी तब तो आसानी से ऊपर नहीं जाएगा। आपने जलेबी बनाते वक्त देखा क्या, वेपर बनता है बहुत ही कम, नहीं के बराबर, क्योंकि वो तो इतना स्लरी टाइप का हो गया रहेगा कि ऊपर नहीं जा पाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि किसी विलायक में अवाष्पशील, जैसे शुगर अवाष्पशील विलय, आप शुगर के जगह पे यहाँ पे ग्लूकोज भी ले सकते हैं, ग्लूकोज, कोई बोलेगा ग्लूकोज के, तो आप यूरिया भी ले सकते हैं, फ्रुक्टोज भी ले सकते हैं, ये सारे कंपोनेंट लिया जा सकता है जो अवाष्पशील है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, हाँ बालू वालू कुछ भी ले, बालू ले, ईंटा ले, पत्थर ले, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि सब अवाष्पशील है, सबका वाष्प नहीं बनता है। तो कोई भी कंपोनेंट अगर डाल दें, यहाँ तक अगर आप पानी के ऊपर आटा भी फेंक दें, आटा या कैल्शियम कार्बोनेट चूना का पाउडर भी डाल दे, तब भी पानी उतने आसानी से ऊपर नहीं जा पाएगा जितने आसानी से उसमें कुछ भी नहीं डाला गया है उसमें जाता है। समझ गए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यदि अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो मैं लिखूं यहाँ पे, जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो वाष्पशील विलायक का, वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है।
क्योंकि वाष्पशील विलायक के ऊपरी सतह का कुछ भाग अवाष्पशील विलय द्वारा ढक दिया जाता है। अगर इसी को मैं इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगा? विथ एडिशन ऑफ यानी मिलाने पर, विथ एडिशन ऑफ नॉन volatile solute in a volatile solvent, vapor pressure of solution decreases because some space यानी सतह of liquid is occupied, मतलब ढक लिया जाता है, occupied by non-volatile solute। क्या लिखा? विथ एडिशन ऑफ नॉन volatile solute in a volatile solvent, vapor pressure of solution decreases because some space of liquid is occupied by non-volatile solute। some space of upper liquid, upper कर सकते हैं ऊपरी सतह का, liquid is occupied by non-volatile solute, यानी अवाष्पशील विलय द्वारा ढक लिया जाता है। बोलिए, इसमें डाउट है? तो यहीं पे इसको बंद करते, फिर से ऐसे टॉपिक आप बोलते जाइए। आज आबिद बोले इसलिए पढ़ा दिया, और चाहे अजय आपका टॉपिक जो है कल मैं पढ़ा दूंगा फिर से, ठीक है? हाँ हाँ।